वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बेसिकली कि जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हो जर्मनी में तो कौन से ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने एडमिशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों के एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। नया साल शुरू होने वाला है, नई कुछ गोल्स हैं, नए आप लोगों के एम्स होंगे और जो स्टूडेंट जर्मनी के लिए सीरियस हैं ये वीडियो उनके लिए। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप लोग फिर इन 7 ट्रिक्स को यूज़ करो और अपने एडमिशन को जर्मनी में सिक्योर करो। नंबर 1 पे है सूनर द बेटर। जैसे ही एडमिशन पोर्टल्स एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट करेंगे यू शुड बी द फर्स्ट वन जो एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे। जैसे ही यूनी असिस्ट या डायरेक्टली अगर वो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस खुद करती है तो उनके पोर्टल पे जाके जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इससे फ़ायदा क्या रहने वाला है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली 2 फेजेस चलते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2 फेजेस में एडमिशन होते हैं। पहला फेज़ एक स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी के लिए, फिर दूसरा फेज़। और आप पहले फेज़ में भी शुरू वाले बच्चों में अगर आप अप्लाई कर देते हो तो एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजह यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वेट नहीं करती डेडलाइन तक अपने एडमिशन लेटर्स को इशू करने के लिए। तो वो जैसे ही एप्लीकेशंस आना स्टार्ट कर देती हैं, अगर उन्हें रेलिवेंट बच्चे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो फिर एडमिशन लेटर्स निकालना स्टार्ट कर देती हैं। इसमें एक और वजह भी है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान या इंडिया से आते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें चलती हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि उन्हें अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको भी इसी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो वो बेसिकली सीन यहाँ पे यही रहता है कि जैसे ही एप्लीकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं एडमिशन लेटर निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बिलो एवरेज GPA भी होता है स्टार्ट में, अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाती है तो यूनिवर्सिटी को आइडिया नहीं लगेगा कि बाद में हमारे पास कोई हाई फाई GPA वाले और स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, हम इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। तो उसमें फिर लो GPA वाले भी निकल जाते हैं। तो अप्लाई सून। नंबर 2 पे बात करूंगा फिक्स्ड सीट्स वर्सेस रिस्ट्रिक्टेड सीट्स। यार यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स को देखोगे तो कुछ प्रोग्राम्स में लिखा होगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है, और कुछ में लिखा होगा नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं और वो सिर्फ उतने ही बच्चे रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ओपन होते हैं जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो मान के चलो इस फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल हमें सूटेबल लगेगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका CGPA, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उससे मिलता जुलता मिलेगा हमें तो हम आपको एडमिशन ग्रांट कर देंगे। और जितने भी बच्चे उस मेरिट के ऊपर आएंगे उस रेलिवेंट प्रोग्राम को मीट करेंगे, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, हम उन तमाम बच्चों को एडमिशन दे देंगे क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस है नहीं है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरीके से एडमिशन चलते हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ वो सिलेक्ट करोगे जिनमें नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशंस है। नंबर 3 पे बात करता हूँ यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। यहाँ पे 2 तरीके के इदारे हैं। एक है यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे जैसे आप TU म्यूनिक ले लो, TU बर्लिन ले लो, TU हामबुर्ग ले लो। यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च वर्क जा रहा होता है, PhD जिन लोगों ने करनी है या जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। लेकिन जो लोग एवरेज या बिलो एवरेज जिनके CGPA हैं, जो पढ़ाई में एवरेज हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं। तो मेरी मान के चलो अगर आप लोगों का GPA बिलो एवरेज है तो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज को सिलेक्ट करो और अपने जो डिग्री प्रोग्राम्स जो आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिनको हम होक्सचुले भी कहते हैं, उनको लिस्ट में शामिल करो। नंबर 4 पे है 120 क्रेडिट आवर्स वर्सेस 90 क्रेडिट आवर्स। कुछ मास्टर डिग्रीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें 2 साल का पूरा प्रोग्राम है और जिनमें 120 क्रेडिट आवर्स है, और कुछ डिग्रीज आपको ऐसी भी मिलेंगी जहां पे सिर्फ 90 क्रेडिट आवर्स मतलब 1.5 साल का कोर्स है। तो अब ये आपके ऊपर है आप कौन से डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हो। लेकिन
अगर आप लोग बिलो एवरेज हो, अगेन अगर आप लोगों का जीपीए कम है तो आप लोग 1.5 साल वाला जो कोर्स है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अमूमन यही नोट किया है कि जो होक्सशुले होते हैं इस तरीके से, वहाँ पे ज़्यादातर 1.5 साल के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं होती हैं। तो आप लोग 90 क्रेडिट आवर्स वाला कोर्स भी ले सकते हो और उससे ये होगा कि एक तो आप लोगों की एजुकेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जॉब मार्केट में भी जल्दी आ जाओगे। नंबर 5 पे बात करूंगा समर इनटेक वर्सेस विंटर इनटेक। जर्मनी में 2 इनटेक्स होती हैं, समर इनटेक जो अप्रैल में सेमेस्टर स्टार्ट होता है और विंटर इनटेक जो अक्टूबर में सेमेस्टर स्टार्ट होता है। आप लोग कौन से सेमेस्टर में अप्लाई करो? विंटर सेमेस्टर वो सेमेस्टर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो तकरीबन सारे स्टडी प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं। तो आप लोगों को सजेस्ट मैं यही करूंगा, विंटर सेमेस्टर के लिए तैयारी करो। अक्टूबर 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो तमाम स्टडी प्रोग्राम्स को देखो और विंटर सेमेस्टर में एग्रेसिवली जाओ। और जैसे मैंने कहा कि यू शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई फॉर एनी स्टडी प्रोग्राम। तो जिस स्टडी प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाहते हो, विंटर सेमेस्टर में आपकी जो भी फील्ड है, विंटर सेमेस्टर में कोई ना कोई रेलिवेंट कोर्सेज आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो विंटर सेमेस्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो और प्लान करो। नंबर 6 पे है अप्लाई टू रेलिवेंट कोर्सेज। ये सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरी लिस्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस फील्ड में आपकी डिग्री है, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आपने कुछ काम किया हुआ है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसी फील्ड के रिलेटेड ही अपना कोर्स सेलेक्ट करो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है और अब आप चाह रहे हो कि मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लेके वहाँ पे उस तरफ मैं अपना कैरियर शिफ्ट करूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वो आसान नहीं होगा, लेकिन आसानी से कहाँ पे आपका एडमिशन होगा? अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो उसी के रिलेटेड ही आप लोग कोई फील्ड यहाँ पे देखो जहाँ पे मास्टर्स हो रहा है, वहाँ पे घुसना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अप्लाई टू द रेलिवेंट कोर्स बेस्ड ऑन योर बैचलर्स डिग्री, बेस्ड ऑन योर बैचलर्स प्रोफाइल। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत एम्फेसिस करूँगा कि यार अभी यहाँ पे आप आ जाओ, पहले यहाँ पे किसी तरीके से आ जाओ और यहाँ पे फिर चेंज करना अपनी डिग्री को या अपने कैरियर को या अपने प्रोफेशन को, तो यहाँ पे आसान रहता है। लेकिन वहाँ से बैठ के अगर आप यूनिवर्सिटी को कहो कि आई एम हाईली मोटिवेटेड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7 लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप योर डॉक्यूमेंट्स टू द पॉइंट। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने खुद बनाने हैं, जैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन है, सीवी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने बेसिकली टू द पॉइंट और प्रॉपर रिसर्च के बाद लिखना है। इससे आप लोगों के एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगेन जिन लोगों का एवरेज या बिलो एवरेज जीपी है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों की वो जो एकेडमिक प्रोफाइल जो लो है उसको आप यहाँ से कंपनसेट कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रॉपर चीज़ों के साथ आप करोगे तो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों ने लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानना है और मेरा वो लेटर ऑफ मोटिवेशन देखना है जो मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में सबमिट किया था और मेरा एडमिशन हुआ था, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आप लोगों ने वो टॉप 7 मिस्टेक्स के बारे में जानना है जो लोग अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को लिखते वक्त करते हैं, तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।